हाय फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य बोलकर, सुनकर, लिखकर व पढ़कर अपने मन के भावों या विचारों का आदान प्रदान करता है। दूसरे शब्दों में, जिसके द्वारा हम अपने भावों को लिखित अथवा कथित रूप में दूसरों को समझा सकें और दूसरों के भावों को समझ सके, उसे भाषा कहते हैं। दोस्तों, भाषा एक सामाजिक क्रिया है, किसी व्यक्ति की कृति नहीं है। समाज में यह विचार विनिमय का साधन है। मनुष्य और मनुष्य के बीच वस्तुओं के विषय में अपनी इच्छा और मति का आदान प्रदान करने के लिए व्यक्ति ध्वनि संकेतों का जो व्यवहार होता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा हमारी संस्कृति का अंग होती है। यह संस्कृति का तत्व मात्र ही नहीं है, बल्कि समस्त सांस्कृतिक क्रियाकलापों का आधार है। यानी कि दोस्तों, भाषा ही एक ऐसा साधन है जिसके द्वारा हम किसी की बात को आसानी से समझ सकते हैं, साथ ही साथ अपनी बात को हम दूसरे को समझा सकते हैं, चाहे फिर वो लिख कर हो, लिखित रूप में हो, या फिर बोलकर यानी कि मौखिक रूप में हो। किसी भी रूप में भाषा के बिना हम अपनी बात किसी को नहीं समझा सकते। इसलिए भाषा जो है वही एक दूसरे से अपने विचार विनिमय का सबसे महत्वपूर्ण साधन मानी जाती है। दोस्तों, हमारे देश की जो भाषा है वो प्रमुखतः भारत देश में हिंदी भाषा ही सबसे ज्यादा बोली जाती है। वैसे भाषा में भारत बहुभाषी देश है। यहाँ बहुत सी भाषाओं को बोला और समझा जाता है, लेकिन फिर भी अधिकतर हिंदी भाषा ही यहाँ बोली जाती है। आज के अध्याय में हम इसी हिंदी भाषा के विविध रूपों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों, भाषा की पहचान केवल यही नहीं है कि उसमें कविताओं और कहानियों का सृजन कितनी साप्रांता के साथ हुआ, यानी कि कविता और कहानियां लिखी गई हैं, बल्कि इसकी तो व्यापकता, संप्रेषणीयता का एक अनिवार्य प्रतिफल यह भी है कि उसमें सामाजिक संदर्भों और नए प्रयोजनों को साकार करने की कितनी संभावना है। कोई भी भाषा जो अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सकती है, वही भाषा उस देश की राजभाषा बन सकती है। इधर संसार भर की भाषाओं में यह प्रयोजनीयता धीरे धीरे विकसित हुई है और रोजी रोटी का माध्यम बनने की विशिष्टताओं के साथ भाषा का नया आयाम सामने आया है। जैसे भाषाओं के कई रूप हैं: बोलचाल की भाषा, तकनीकी भाषा, साहित्यिक भाषा, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, बोलचाल की भाषा, मानक आदि। तो दोस्तों, अब हम इनके बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं। बोलचाल की भाषा क्या होती है? आमतौर से सामान्य भाषा के अंतर्गत भाषा के कई रूप उभर कर सामने आते हैं। जब कई व्यक्ति बोलियों में पारंपरिक संपर्क होता है, तब बोलचाल की भाषा का प्रसार होता है। यानी कि इसे हम दूसरे शब्दों में ऐसे कह सकते हैं कि आपस में मिलती जुलती बोली या उपभाषाओं में हुए व्यवहार से बोलचाल की भाषा को विस्तार मिलता है और इसे सामान्य भाषा के नाम से भी जाना जाता है। पर किसी भी भाषा की भांति यह परिवर्तनशील, समकालीन, प्रयोगशील तथा भाषा का आधुनिकतम रूप होती है। दोस्तों, बोलचाल की भाषा को समझने के लिए बोली को समझना जरूरी होता है और बोली उन सभी लोगों की बोलचाल की भाषा का वह मिश्रित रूप है जिनकी भाषा में पारस्परिक भेद को अनुभव नहीं किया जाता। यानी कि विश्व में जब किसी जन समूह का महत्व किसी भी कारण से बढ़ जाता है, तो उसकी बोलचाल की बोली वही भाषा कही जाने लगती है। यानी कि या फिर वही वह बोली ही रह जाती है। जब हम किसी प्रांत में, किसी एक राज्य में ये उसी भाषा का इस्तेमाल करते हैं और इससे बाहर उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते, तब तक वो बोली रहती है। लेकिन जब वो अधिक बाहर फैलती है, उसका प्रसार होता है, तो वह फिर बोलचाल की भाषा बन जाती है। दूसरी होती है मानक भाषा। भाषा की स्थिर तथा सुनिश्चित रूप को मानक या परिनिष्ठित भाषा कहते हैं। दोस्तों, जो ये भाषा होती है शिक्षित वर्ग की शिक्षा, पत्राचार एवं व्यवहार की भाषा होती है और इसके जो व्याकरण और उच्चारण की प्रक्रिया है वो एकदम लगभग निश्चित सी ही होती है। मानक भाषा को हम टकसाली भाषा भी कहते हैं और इसी भाषा में पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन होता है। हिंदी, अंग्रेजी, फ्रेंच, संस्कृत तथा ग्रीक ये सब मानक भाषाएं हैं। दोस्तों, मानक भाषा एक प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रतीक होती है और उसका संबंध
भाषा की संरचना से ना होकर सामाजिक स्वीकृति से होता है, यानी कि उसे समाज में कितनी स्वीकृति मिली हुई है। मानक भाषा को हम इस रूप में भी समझ सकते हैं कि समाज में जैसे एक वर्ग मानक होता है जो अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण होता है, यानी कि जिसकी ज्यादा चलती है समाज में, और समाज में उसी का बोलना, लिखना, खाना पीना और रीति रिवाज अनुकरणीय माने जाते हैं। ये जो मानक भाषा है मूलतः उसी वर्ग की होती है। तीसरी है संपर्क भाषा। अनेक भाषाओं के अस्तित्व के बावजूद जिस विशिष्ट भाषा के माध्यम से व्यक्ति व्यक्ति, राज्य राज्य तथा देश विदेश के बीच संपर्क स्थापित किया जाता है उसे संपर्क भाषा कहते हैं। एक ही भाषा परिपूरक भाषा और संपर्क भाषा दोनों ही हो सकती है। आज हम यदि अपने भारत देश में देखते हैं तो संपर्क भाषा के तौर पर हिंदी प्रतिष्ठित होती जा रही है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं तो अंग्रेजी संपर्क भाषा के रूप में प्रतिष्ठित हो गई है। संपर्क भाषा के रूप में जब भी हिंदी भाषा को देश की राष्ट्रभाषा या राजभाषा के पद पर आसीन किया जाता है तब उस भाषा से कुछ अपेक्षाएं भी रखी जाती हैं, और यदि वह उन अपेक्षाओं पर खरी उतरती है तभी वह राजभाषा या राष्ट्रभाषा किसी देश की बन सकती है। चौथा स्वरूप बहुराष्ट्रीय भाषा हिंदी अथवा विश्वात्मक भाषा हिंदी, यानी कि बहुत सारे राष्ट्रों में बोले जाने वाली या विश्व में। इस भाषा से उस भाषा का बोध होता है जिसका एक से अधिक देशों में प्रयोग किया जाता है। जो ये हिंदी भाषा है ये गुयाना, फिजी, सुरीनाम, त्रिनिदाद आदि देशों में बहुसंख्यक जनता के बीच संपर्क भाषा के रूप में प्रयोग की जाती है, और विश्व के अधिकांश बड़े देशों में विश्वविद्यालय स्तर तक हिंदी का पाठ्यक्रम होता है और उसमें कई छात्र छात्राएं पढ़ भी रहे हैं। विश्व में किसी एक भाषा बोलने समझने वालों में हिंदी बोलने समझने वाले सर्वाधिक हैं। विश्व स्तर पर यदि सबसे अधिक लोगों द्वारा जानी समझे जाने वाली भाषाओं के बीच प्रथम स्थान ग्रहण करने के पश्चात भी आज भी पढ़े लिखे भारतीय जो हैं वो हिंदी बोलने से हिचकिचाते हैं और कठिनाई अनुभव करते हैं, तो फिर जन सामान्य की तो बात ही क्या, फिर आम लोग क्यों बोलेंगे। फिर भी आज हिंदी के विश्वात्मक प्रकृति को हम झुटला नहीं सकते, क्योंकि आज ये विश्व में अंग्रेजी के बाद विश्व में बोली जाने वाली एक प्रमुख भाषा के तौर पर उभर रही है। राजभाषा जानते हैं, जिस भाषा में सरकार के कार्यों का निष्पादन होता है उसे हम राजभाषा कहते हैं। दोस्तों, कुछ लोग राष्ट्रभाषा और राजभाषा में अंतर नहीं करते हैं और दोनों को एक ही तरह का मानते हैं, एक ही अर्थ से समझते हैं, लेकिन देखा जाए तो इन दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हैं। राष्ट्रभाषा सारे राष्ट्र के लोगों की संपर्क भाषा है, जबकि राजभाषा जो होती है वो से केवल सरकार के कामकाज की भाषा होती है, यानी कि किसी देश की सरकार किस भाषा में अपना कार्य करती है। भारत के संविधान के अनुसार हिंदी संघ सरकार की राजभाषा है। राज्य सरकार की अपनी अपनी अलग भाषाएं, राज्य भाषाएं हैं, यानी कि किसी भी राज्य की, तेलुगु की मतलब असम में चले जाएं वहाँ की अलग होगी, और किसी राज्य में चले जाएंगे तो वहाँ की भाषा अलग होगी। राजभाषा जनता और सरकार के बीच एक सेतु का कार्य करती है। किसी भी स्वतंत्र राष्ट्र की उसकी अपनी स्थानीय राजभाषा उसके लिए राष्ट्रीय गौरव और स्वाभिमान का प्रतीक मानी होती है। विश्व के अधिकांश राष्ट्रों की अपनी स्थानीय भाषाएं राजभाषा है, और हमारे देश भारत की राजभाषा हिंदी है। अब हम जानते हैं राष्ट्रभाषा। राष्ट्रभाषा का अर्थ है देश के विभिन्न भाषा भाषियों में पारस्परिक विचार विनिमय की भाषा। राष्ट्रभाषा को देश के अधिकतर नागरिक समझते हैं, पढ़ते हैं या बोलते हैं, और दोस्तों किसी भी देश की राष्ट्रभाषा उस देश के नागरिकों के लिए गौरव, एकता, अखंडता और अस्मिता का प्रतीक होती है। महात्मा गांधी ने राष्ट्रभाषा को राष्ट्र की आत्मा की संज्ञा दी है। एक भाषा कई देशों की राष्ट्रभाषा भी हो सकती है, जैसे हम देखें अंग्रेजी आज अमेरिका, इंग्लैंड तथा कनाडा आदि कई देशों की राष्ट्रभाषा है, और संविधान में हिंदी को राष्ट्रभाषा का दर्जा तो अभी तक नहीं दिया गया है, लेकिन जो इसकी व्यापकता है उसे देखते हुए हम इसे एक तरह से राष्ट्रभाषा कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में राजभाषा के रूप में हिंदी अंग्रेजी की तरह केवल प्रशासनिक प्रयोजनों की भाषा है, यानी कि राजभाषा हिंदी जो है वो सिर्फ
सरकारी कामकाज के लिए प्रयोग की जाने वाली है, बल्कि उसकी भूमिका राष्ट्रभाषा के रूप में भी है। सिर्फ सरकार ही नहीं प्रयोग करती है, बल्कि ये अधिकतर देशों में भी बोली जाती है। अपने देश में भी अधिकतर यही भाषा बोली जाती है। यह हमारी सामाजिक सांस्कृतिक अस्मिता की भाषा है। महात्मा गांधी के अनुसार किसी देश की राष्ट्रभाषा वही हो सकती है जो सरकारी कर्मचारियों के लिए सहज और सुगम हो और जिसको बोलने वाले अधिक बहुसंख्यक हो और जो पूरे देश के लिए सहज रूप से उपलब्ध हो। यानी कि उनके अनुसार भारत जैसे बहुभाषी देश में हिंदी ही राष्ट्रभाषा के निर्धारित अभिलक्षणों से युक्त है, लेकिन फिर भी संविधान में इसे राष्ट्रभाषा का दर्जा आज तक नहीं मिला है। साहित्यिक हिंदी भाषा, साहित्यिक हिंदी का संबंध साहित्य में प्रयुक्त होने वाली हिंदी से है। दोस्तों, साहित्यिक भाषा कहानी, उपन्यास, नाटक, एकांकी, कविता आदि विभिन्न साहित्यिक विधाओं में अपना स्वरूप ग्रहण करती है और एक विशिष्ट रूप में हमारे समक्ष होती है। वास्तव में कोई भी भाषा जितनी अधिक अलंकारपूर्ण, काव्यात्मक होती है, विभिन्न विधाओं को अपनी शैली भेद से संतुष्ट करती है, वह भाषा उतनी ही अधिक साहित्यिक एवं प्रभावपूर्ण मानी जाती है। और जो साहित्यिक हिंदी भाषा है वो इन सभी तत्वों पर खरी उतरती है। तो दोस्तों, ये जो हमने आज समझे वो सिर्फ एक हिंदी भाषा के विविध रूप नहीं है, बल्कि जितनी भी भाषाएं हैं उनके भाषा के विविध रूप, यानी कि भाषा के विविध रूपों पर हमने एक तरह से चर्चा की है। तो आज के अध्याय में हमने हिंदी भाषा, या हम ये ऐसा भी कह सकते हैं कि भाषा के विविध रूपों पर चर्चा की। हिंदी भाषा के और भी प्रमुख विषयों पर हम आगे के अध्याय में समय समय पर अपने चैनल के माध्यम से इसी प्रकार चर्चा करते रहेंगे। पर दोस्तों, उसको सुनने के लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही दोस्तों, हिंदी भाषा से संबंधित कोई भी प्रश्न आप कमेंट बॉक्स से मुझसे पूछ सकते हैं। मैं शीघ्र ही उसका उत्तर देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।